एक 7 स्टार होटल के कोने कोने में टेस्टी खाने की महक फैली हुई थी। वही होटल के किचन में एक लड़की जो लगभग 20 साल की होगी, वो बहुत हड़बड़ी में खाना बना रही थी। उसका छोटा सा चेहरा, मोटी मोटी आंखें, लंबे और घने बाल, जिसका उसने फिलहाल जुड़ा बनाया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे के दोनों तरफ लटें निकली हुई थी। देखने में हद से ज्यादा खूबसूरत और क्यूट, पर चेहरे पर जल्दबाजी साफ झलक रही थी। वो अपने पास खड़े होटल मैनेजर से नाराजगी दिखाते हुए बोली, मैनेजर अंकल, आपको मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? आपको पता था ना कि आज सारे स्टाफ की लीव है। आज मुझे अपनी मॉम के पास रहना था और मुझे अपनी नींद भी पूरी करनी थी। फिर भी आपने मुझे होटल क्यों बुलाया? क्या मैं ही बस आपकी नजर में थी जो आपने सबको छोड़कर सिर्फ मुझे यहाँ बुलाने की जहमत उठाई? मेरी जगह पर किसी और को भी तो बुला सकते थे ना आप। बोलते ही उसका नाराजगी से मुंह बन गया। इस पर वो मैनेजर, जो वेजिटेबल्स जल्दी जल्दी काट रहा था, बोला, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ईशानी बेटा? तुम्हें पता है ना कि सर को सिर्फ तुम्हारे हाथ के डिशेज ही अच्छे लगते हैं। ऐसे में मैं तुम्हारी जगह पर कैसे किसी और को बुला सकता था? तुम्हें अच्छे से पता होगा कि अगर सर को उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग डिशेज नहीं मिलते हैं तो वो कितना ज्यादा गुस्सा करते हैं। इस पर ईशानी ने बस अजीब सा मुंह बना दिया। आगे मैनेजर ने शिकायती लहजे में कहा, लेकिन मुझे सर की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं है। जब उन्हें पता है कि संडे को उनका होटल क्लोज रहता है, सारे स्टाफ लीव पर रहते हैं, फिर भी अक्सर वो संडे के दिन ही यहाँ क्यों आते हैं? पहले भी वो ऐसा ही करते थे और फॉरेन ट्रिप से आने के बाद भी वही कर रहे हैं। उन्हें न समझना बहुत मुश्किल है। उन्हें इंडिया आने पर सीधा अपने घर जाना चाहिए, फैमिली से मिलना चाहिए, लेकिन वो तो सीधा अपने होटल आ गए। इतना अजीब इंसान मैंने पहली बार देखा है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपनी फैमिली से कोई लेना देना ही नहीं है। ईशानी भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ मैनेजर अंकल, वो सच में बहुत अजीब है। उन्हें सोचना चाहिए कि हम भी इंसान हैं, हम भी एक दिन का लीव डिजर्व करते हैं, लेकिन वो तो जब चाहे यहाँ चले आते हैं। उनकी आधी जिंदगी तो होटल में ही बीत जाती है। लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं? आखिरकार वो होटल के मालिक है, वो जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। हम तो बस उनके ऑर्डर मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इतना बोलते हुए उसका चेहरा मायूस हो गया। तभी किचन में रखे लैंडलाइन पर कॉल आया, जिसकी आवाज सुनकर मैनेजर हड़बड़ाते हुए ईशानी से बोला, ईशानी जल्दी करो, मुझे पूरा यकीन है कि सर ने ब्रेकफास्ट ले जाने के लिए ही कॉल किया होगा। ये सुनते ही ईशानी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। वही मैनेजर ने तुरंत जाकर कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक गुस्से भरी आवाज आई, तुम्हें कॉल उठाने में इतना वक्त क्यों लगा? मैनेजर ने घबराते हुए जवाब दिया, सॉरी सर, मैं डिश रेडी करवाने में थोड़ा बिजी था। दूसरी तरफ से फिर से गुस्से भरी आवाज आई, क्या तुम्हारे लिए डिश रेडी करना मेरे कॉल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैनेजर ने घबराते हुए जवाब दिया, नो सर, यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरी तरफ से आवाज आई, 5 मिनट के अंदर मेरे ऑर्डर्स मेरे सामने चाहिए। मैनेजर ने ओके सर बोलकर फोन रखा और ईशानी के पास जाकर हड़बड़ाते हुए बोले, ईशानी जल्दी करो, 5 मिनट के अंदर ही सारे डिशेस को सर के रूम में पहुंचाने हैं। ये सुनते ही ईशानी ने तुरंत सारे डिशेस को कंटेनर में रखा और उन्हें फूड ट्रॉली पर रखते हुए बोली, लीजिए मैनेजर अंकल, अब इन्हें जल्दी से ले जाइए। ये सुनते ही मैनेजर ने मना करते हुए कहा, नहीं ईशानी, मैं इसे नहीं ले जा सकता, क्योंकि सर मुझ पे भड़के हुए हैं। मुझे अपने सामने देखेंगे तो और भड़क जाएंगे, इसलिए तुम ही ले जाओ। ईशानी हैरानी से पीछे हटते हुए बोली, आप ये क्या बोल रहे हैं मैनेजर अंकल? मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ, जबकि मैं वहाँ कभी गई ही नहीं। मैंने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। मैंने सुना है कि वो बहुत गुस्सैल और डेंजरस है। ऐसे में आप मुझे उनके सामने कैसे भेज सकते हैं? इसलिए अंकल, आप ही जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे थोड़ा डर लग रहा है उनके पास जाने में। इस पर मैनेजर उसके पास जाकर समझाते हुए बोला, जरूरी नहीं कि तुम वहाँ कभी नहीं गई तो आगे भी नहीं जाओगी। ईशानी मेरी बात समझो, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। अगर मैं उनके लिए खाना ले जाऊंगा तो इधर बाकी का काम कौन करेगा? इसलिए तुम इसे लेकर जाओ। इतना बोलकर उन्होंने ईशानी के हाथ में फूड ट्रॉली पकड़ाई और उसे आगे की तरफ धक्का देते हुए बोले, ईशानी जल्दी करो, 2 मिनट तो हमने बात करने में ही गुजार दिए। अगर 1 सेकंड भी लेट हुए तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, शायद हमारी जॉब भी डेंजर में आ जाएगी। इस पर ईशानी मुंह फुलाकर कुछ बोलने ही जा रही थी। तभी मैनेजर ने तुरंत कहा, अगर तुम इसे लेकर गई और सर को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया तो मैं तुम्हें 2 गुना पैसे दूंगा आज के लिए। पैसे की बात सुनते ही ईशानी की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत फूड ट्रॉली को अच्छे से पकड़ा और उसे आगे ले जाते हुए मैनेजर की तरफ देखकर बोली, मैनेजर अंकल अपनी बात मत भूलिएगा, आपको मुझे आज के लिए 2 गुना पैसे देने होंगे। इतना बोलकर वो तुरंत लिफ्ट के अंदर चली गई। लिफ्ट सीधा टॉप फ्लोर पर जाकर रुकी। जैसे ही ईशानी लिफ्ट से बाहर निकली, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो पहली बार वहाँ गई थी। वहाँ का इंटीरियर बहुत ही ज्यादा डिसेंट और खूबसूरत था। साथ ही वहाँ बहुत एक्सपेंसिव चीजों से डेकोरेशन की गई थी। पूरा पेंट हाउस हीरे की तरह चमचमा रहा था। ईशानी आंखें बड़ी किए पूरे पेंट हाउस को देखते हुए ट्रॉली लेकर बड़े से कॉरिडोर से होते हुए एक रूम की तरफ बढ़ गई। उसने हैरानी से कहा, मुझे पता नहीं था कि ये टॉप फ्लोर इतना ज्यादा लग्जरियस होगा और इतना ज्यादा खूबसूरत भी। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। अगर पहले पता होता तो मैं ही हमेशा सर के लिए खाना लेकर आती, इसी बहाने मुझे इतना खूबसूरत नजारा देखने को तो मिलता। दूसरी तरफ एक आदमी ग्लास विंडो के सामने खड़ा था। उसका एक हाथ ग्लास विंडो पर था तो दूसरे हाथ में जलती हुई सिगरेट थी, जिसकी कस भरते हुए वो विंडो से बाहर की तरफ अपनी काली और गहरी नजरों से देख रहा था। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था
और उसके ऊपर के 3 बटन खुले थे, जिससे उसका चौड़ा और अट्रैक्टिव चेस्ट साफ नजर आ रहा था। उसका ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग और डेंजरस था, लेकिन वो दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम था। उसकी हल्की हल्की दाढ़ी उसके लुक को और कातिलाना बना रहे थे। वही रूम में सोफे पर बैठे एक 26 साल के आदमी ने कहा, विक्रांत, तुम श्योर हो कि तुम रितिका से शादी करोगे? आई मीन कि तुम उससे प्यार भी नहीं करते, पसंद भी नहीं करते, इनफैक्ट तुम उसे अच्छे से जानते भी नहीं हो। ऐसे में क्या उससे शादी करना सही होगा? विक्रांत, तुम एक बार अच्छे से सोच लो। मुझे वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं लगती। वो बस अमीर है, बाकी और कुछ उसके अंदर ऐसा नहीं है जिससे तुम उसे पसंद करो या उससे शादी करो। विक्रांत ने बिना उसकी तरफ देखे सिगरेट की कश भरकर धुआं ऊपर की तरफ छोड़ते हुए बोला, व्यांश, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है। मैं अच्छे से जानता हूँ वो लड़की मेरे कितने काम आ सकती है। तुम्हें उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। वैसे भी ये शादी और प्यार जैसी चीजें मेरे लिए बकवास है। ये सिर्फ टाइम वेस्ट चीजें हैं जो विक्रांत सिंह शेखावत को बिल्कुल पसंद नहीं। वो लड़की सिर्फ एक मोहरा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर उस लड़की से मेरा काम निकल रहा है तो उससे शादी करने में क्या प्रॉब्लम? व्यांश आंखें घुमाकर उसके बगल में आकर खड़ा हुआ और अपना दोनों हाथ जेब में डालते हुए बोला, हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि द ग्रेट विक्रांत सिंह शेखावत को हर चीज में सिर्फ बिजनेस और पैसा ही दिखता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि शादी जैसी बड़ी चीज में भी तुम अपना फायदा ही ढूंढोगे। पर एक बात मुझे समझ नहीं आती कि तुम प्यार और रिश्तों से इतना दूर क्यों रहते हो। 33 साल के हो गए हो, लेकिन आज तक तुमने एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाया। मुझे तो कभी कभी तुम पर शक होता है कि कहीं तुम गे तो नहीं। जैसे ही व्यांश ने ये कहा, विक्रांत उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा, जिससे व्यांश ने डरकर अपना मुंह तुरंत बंद कर लिया। तभी रूम का दरवाजा नॉक हुआ। विक्रांत ने अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखा। व्यांश ने दरवाजे की तरफ देखते हुए आवाज दिया, कम इन। ईशानी फूड ट्रॉली लेकर अंदर आ गई और सिर झुकाकर ग्रिड करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपका ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। विक्रांत ने बिना ईशानी की तरफ देखे सिगरेट की एक कश भरकर बिना एक्सप्रेशन से पूछा, क्या तुम यहाँ नहीं आई हो? विक्रांत का सवाल सुनकर ईशानी हैरान हो गई। उसने अपनी नजर उठाकर विक्रांत को देखा, जो अभी भी ईशानी की तरफ पीठ किए विंडो के पास खड़ा था। ईशानी ने अपनी नजर झुका ली और जवाब दिया, नो सर, मुझे ये होटल ज्वाइन किए 3 महीने हो गए हैं। ईशानी का जवाब सुनकर विक्रांत ने ईशानी की तरफ पलट कर देखा। उसे देखते ही उसके एक्सप्रेशन सख्त हो गया, क्योंकि ईशानी ने ब्लैक कलर का शूट और चूड़ीदार सलवार पहना हुआ था, जो उसके गोरे और पतले शरीर पर बहुत ही ज्यादा जच रहा था। उसे ऊपर से नीचे तक घूरने के बाद विक्रांत फिर से विंडो की तरफ मुड़ गया और बिना किसी एक्सप्रेशन से बोला, क्या तुम्हें इस होटल के यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं किए गए हैं? विक्रांत का सवाल सुनकर ईशानी अपना थूक गटकते हुए अपने मन में बोली, ये किस मुसीबत में फंस गई मैं। अगर पहले पता होता कि मैं ही सर को ब्रेकफास्ट सर्व करने वाली हूँ तो मैं कभी भूल कर भी अपना यूनिफॉर्म पहनना नहीं भूलती। लेकिन इसमें मेरी गलती भी क्या है? इन्हीं की वजह से ही तो मैं अपना यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आ पाई। क्या जरूरत थी इन्हें अचानक यहाँ आने की? इनकी वजह से मुझे अपना सारा काम बीच में ही। उसने इतना ही सोचा था कि एक गुस्से से चिल्लाने की आवाज आई, क्या तुम्हें मेरा सवाल सुनाई नहीं दिया? चिल्लाने की आवाज सुनकर ईशानी चौंक गई और अचानक से ही उसका पूरा शरीर हिल गया। तभी व्यांश ने कहा, विक्रांत, इतनी छोटी सी बात पर उस पर चिल्ला क्यों रहे हो? वो अभी छोटी है, क्या हुआ एक दिन यूनिफॉर्म पहनना भूल गई तो अब इतनी सी बात पर तुम? मैं अपने होटल स्टाफ से बात कर रहा हूँ, सो यू जस्ट शट अप। विक्रांत ने व्यांश की बात बीच में ही काटते हुए लगभग उस पर चिल्लाकर कहा। व्यांश एकदम शांत हो गया। तभी विक्रांत ईशानी की तरफ मुड़ा और विंडो से टीक कर सिगरेट की कस भरते हुए सर्द आवाज में बोला, स्पीक। ईशानी ने डरते हुए जवाब दिया, सर, आज मेरी लीव थी, लेकिन आप अचानक आ गए तो मुझे अर्जेंटली यहाँ आना पड़ा, जिसकी वजह से मैं यूनिफॉर्म। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि गलती मेरी है, क्योंकि मैं अपने ही होटल में अचानक आया। एम आई राइट? ये बोलते बोलते विक्रांत ईशानी के करीब आ गया और उसके चेहरे को अपनी सख्त नजरों से घूरने लगा। विक्रांत के इतने नजदीक आने से ईशानी ने घबराकर अपना होंठ दबा लिया, फिर अपने कदम पीछे लेते हुए जवाब दिया, नो सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे कहने के मतलब था कि। इतना बोलकर वो चुप हो गई, क्योंकि उसे कोई जवाब समझ नहीं आ रहा था। वो नर्वसनेस की वजह से अपने हाथ मसलने लगी, लेकिन उसने फिर से जवाब दिया, सॉरी सर, दिस इज ओनली माई फॉल्ट कि मैं अपना यूनिफॉर्म पहनना भूल गई। आइंदा से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। विक्रांत ने अपने दोनों हाथ जेब में डालते हुए सर्द आवाज में पूछा, कितने मिनट लेट हुई हो? ईशानी को इस सवाल का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने टाइम पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसे कुछ तो जवाब देना था। तभी व्यांश फिर से विक्रांत के पास आया और इरिटेट होकर बोला, विक्रांत, तुम्हें यही सवाल जवाब करना है तो मैं जा रहा हूँ। तुम्हें जब सवाल जवाब से फुर्सत मिल जाए तो आ जाना, कार में मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो चुप हो गया और विक्रांत के जवाब का इंतजार करने लगा। ऐसे ही लगभग 10 सेकंड गुजर गए। पूरे रूम में सन्नाटा पसर गया। ईशानी सिर झुकाकर टुकुर टुकुर कभी विक्रांत को देखती तो कभी व्यांश को। विक्रांत ने व्यांश की तरफ देखकर बिना एक्सप्रेशन से कहा, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाने के लिए 2-4 लोगों को बुलाना पड़ेगा? विक्रांत की बात सुनकर व्यांश हैरान हो गया। उसने हैरानी से कहा, क्या तुम मुझे नहीं रुकोगे विक्रांत? क्या तुम मुझे ब्रेकफास्ट भी नहीं करने दोगे? विक्रांत ने जवाब दिया, ये तो तुम्हारी ही चॉइस थी, अब जाओ यहाँ से, कार में मेरा वेट करो। व्यांश मुंह फुलाकर विक्रांत को घूरते हुए बाहर जाने लगा, लेकिन फिर पलटकर उसने विक्रांत से कहा,
पत्थर कहीं के, दोस्त नहीं पत्थर हो तुम। इतना बोलकर वो बाहर चला गया। व्यांश के बाहर जाने से ईशानी को थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि विक्रांत का ऑरा ही बहुत काला और डेंजरस था। तभी विक्रांत सोफे पर बैठते हुए बोला, सर्व करो। ईशानी जल्दी से फूड ट्रॉली लेकर टेबल के पास आई और खाने को प्लेट में निकालकर विक्रांत के सामने रख दिया और साइड में खड़ी हो गई। विक्रांत ने खाने की प्लेट को देखा, जिसे ईशानी ने बहुत ही परफेक्टली और यूनिक तरीके से सर्व किया था। ये देखकर उसने एक नजर ईशानी को देखा। तभी ईशानी ने पूछा, सर मे आई गो। इस पर विक्रांत उसे सख्त नजरों से घूरने लगा, जिससे ईशानी थोड़ा घबरा गई। फिर विक्रांत ने कहा, जब तक मैं ब्रेकफास्ट खत्म नहीं कर लेता तब तक तुम चुपचाप यहीं खड़ी रहो। ईशानी तुरंत बोली, सर मैं रूम के बाहर वेट कर सकती हूँ। जैसे ही ईशानी ने ये बोला, विक्रांत ने गुस्से से उसे घूरा तो ईशानी ने डर कर अपना सिर नीचे झुका लिया और बोली, कोई बात नहीं सर, मैं यहीं पर वेट कर लूंगी। बोलते बोलते उसकी आवाज धीमी हो गई थी। विक्रांत ने कुछ सेकंड उसे घूरा और फिर ब्रेकफास्ट करने लगा, लेकिन ईशानी का तो मुंह बन गया था। उसने मन में उसे घूरते हुए कहा, क्या अब मैं इन्हें खाते हुए घूरती रहूं? ये सच में एक पत्थर है, साथ ही साथ एक मॉन्स्टर भी। मुझे यहाँ रोकने की क्या जरूरत थी? जब खाना खा लेते तो फिर से मुझे यहाँ बुलाने का कष्ट नहीं कर सकते। जी, ये भी तो कह सकते थे कि रूम के बाहर खड़े होकर मेरे ब्रेकफास्ट खत्म करने तक वेट करो। लेकिन नहीं, इन्हें तो खुद खाना खाते हुए मुझे दिखाना है। इन्हें क्या पता कि मेरी जान निकली जा रही है। मैनेजर अंकल ने किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे। लेकिन कर भी क्या सकती है तू ईशानी, तेरी किस्मत ही खराब है कि तू इनके सामने आई। इतना सोचकर उसने एक गहरी सांस ली और चुपचाप अपनी नजरें पूरे रूम में घुमाने लगी। पूरे रूम में सन्नाटा पसर गया। ऐसे ही 10 मिनट गुजर गए। ईशानी को अब खड़े खड़े ही नींद आ रही थी, क्योंकि वो कल रात को बिल्कुल भी नहीं सोई थी। उसने नींद आने से रोकने के लिए बार बार अपना सिर झटकारा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आंखों में नींद इस कदर सवार था कि वो किस जगह खड़ी है इसका भी अंदाजा उसे नहीं हुआ। ऐसे ही नींद में वो खड़ी खड़ी लुढ़कने लगी। वहीं विक्रांत ने अब तक ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया था और अब उसके हाथ में एक जूस का ग्लास था, जिसे उसने अभी अभी उठाया था। जैसे ही उसने ग्लास को अपने होंठों से लगाया, अचानक नींद में ही ईशानी का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा जाकर सोफे पर विक्रांत के ऊपर गिर गई। ईशानी के गिरने से विक्रांत के हाथ से जूस छूटकर उसके कपड़ों पर गिर गया। ईशानी अब विक्रांत की गोद में बैठी थी, जिसे देखकर विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। लेकिन जैसे ही ईशानी उसके ऊपर गिरी, उसकी नींद तुरंत टूट गई और हड़बड़ी में उसकी आंखें खुल गईं। उसके सामने विक्रांत का गुस्से से लाल चेहरा था, जिससे ईशानी अंदर से ही कांप गई। जैसे ही ईशानी ने विक्रांत का गुस्से में लाल चेहरा देखा, उसकी शकल रोने जैसी हो गई। वो रोने जैसी शकल लेकर विक्रांत को देखने लगी। विक्रांत इस वक्त गुस्से में बहुत भयानक लग रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू टू टच मी। ईशानी तुरंत हड़बड़ाकर उसके ऊपर से उठ गई और सिर नीचे झुकाकर खड़ी हो गई। उसने डरते हुए विक्रांत से कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। एक्चुअली मैं रात में नहीं सोई थी तो मेरी आंख लग गई थी। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ दीजिए सर। विक्रांत सोफे से उठा और गुस्से में ईशानी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही ईशानी ने उसे अपनी तरफ आता देखा, वो डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन वो पीछे दीवार से टकरा गई और विक्रांत एकदम उसके करीब आ गया। ईशानी की तो सिर ऊपर उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो घबराते हुए बोली, सर आई एम रियली शट अप। विक्रांत की आवाज सुनकर ईशानी कांप गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी विक्रांत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की और मुझे गंदा करने की? आई डोंट केयर कि तुमने ये जानबूझकर किया या गलती से किया, लेकिन तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़कियां विक्रांत सिंह शेखावत के आसपास भी रहे, ये विक्रांत सिंह शेखावत को बर्दाश्त नहीं। मैंने तुम्हें जॉब पर रखा ताकि तुम अपनी औकात में रहकर यहाँ काम करो, लेकिन शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारी औकात क्या है। विक्रांत की बात सुनकर ईशानी की आंखों से आंसू तेजी से गालों पर सरकने लगे। आज उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो एक इंसान नहीं कोई गंदी चीज है, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए धीरे से कहा, सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ईशानी अपना सिर नीचे झुकाए ही आंसू बहाने लगी। तभी विक्रांत ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मेरी तरफ देखो। ईशानी ने ना में सिर हिला दिया। विक्रांत ने फिर से गुस्से में कहा, मैं बार बार एक ही बात नहीं दोहराऊंगा, इसलिए चुपचाप मेरी तरफ देखो। ईशानी विक्रांत के आगे से अपना कदम खिसकाने लगी। तभी विक्रांत ने दीवार पर अपना दोनों हाथ रखकर ईशानी को अपने बाजुओं के बीच घेर लिया, जिससे ईशानी कांपने लगी। तभी विक्रांत ने सर्द आवाज में कहा, तुमने गलती की है, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनते ही ईशानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विक्रांत को देखने लगी। तभी विक्रांत ने एक हाथ से अपनी शर्ट का बटन खोलना स्टार्ट किया। ये देखते ही ईशानी कांप गई और घबराते हुए बोलने लगी, प्लीज सर मुझे जाने दीजिए, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, प्लीज मेरे साथ कुछ मत कीजिएगा। अगले ही पल विक्रांत ने अपना शर्ट निकाल दिया। ईशानी ने डरकर तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी वक्त ईशानी के मुंह पर कोई चीज आकर गिरी। उसी के साथ विक्रांत की आवाज आई, मेरी शर्ट तुम्हारी वजह से गंदी हुई है, इसीलिए तुम ही इसे फिर से नए जैसे करके मुझे वापस करोगी। ईशानी ने हैरानी से उसके शर्ट को अपने मुंह पर से हटाया और विक्रांत को देखने लगी। विक्रांत उससे थोड़ा दूर शर्टलेस खड़ा था।
उसकी मस्कुलर और अट्रैक्टिव बॉडी साफ नजर आ रही थी। साथ ही ईशानी की नजर उसके बाइसेप्स और सिक्स पैक एब्स पर जाकर टिक गई। सच में विक्रांत एकदम जहर लग रहा था। ईशानी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि आज तक उसने किसी भी लड़की की इतनी ज्यादा परफेक्ट बॉडी सामने से नहीं देखी थी। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस होने लगा, लेकिन तुरंत ही उसने अपना सिर झटकारा और दूसरी तरफ देखने लगी। विक्रांत क्लॉथ सेट से एक ब्लैक शर्ट निकालकर पहनते हुए ईशानी से गहरी आवाज में बोला, कल मेरी शर्ट एकदम पहले जैसी चमचमाती हुई मुझे वापस चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो दोबारा कभी होटल में दिखाई मत देना। और हाँ, तुम्हारी इस महीने की सैलरी कट होती है। ये सुनते ही ईशानी की आंखें बड़ी हो गईं। अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत विक्रांत से कहा, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसे की बहुत जरूरत। अब तुम जा सकती हो। विक्रांत ने ईशानी की बात बीच में ही काटते हुए बहुत ही रूडली कहा। ईशानी आंखों में आंसू लिए विक्रांत को देख रही थी, जो शर्ट पहनकर अब ग्लास विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। ईशानी के हाथ पैर कांप रहे थे। ईशानी को पता था कि अगर वो विक्रांत से कुछ भी बोलेगी तो उसकी जॉब जा सकती है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए टेबल से सारा सामान फूड ट्रॉली में रखकर जाने लगी। उसी वक्त विक्रांत ने बिना ईशानी की तरफ देखे कहा, आइंदा से तुम कभी भी दोबारा यहाँ नहीं आओगी, गॉट इट? ईशानी बिना कुछ बोले तुरंत रूम से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर दीवार से सटकर खड़ी हो गई और रोने लगी। उसने रोते हुए ही धीमी आवाज में कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है गॉड? क्यों हर बार आप मेरे साथ ऐसा करते हो? क्यों आप मुझे सुकून से जीने नहीं देते? आपको पता था कि मुझे पैसे की कितनी ज्यादा जरूरत है, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आज के ही दिन मुझे यहाँ होना था? मेरी जगह कोई और क्यों नहीं? हर बार मुझे ही मजबूर क्यों होना पड़ता है? बताइए मुझे गॉड। सुटेऊ, इतना बोलकर वो दीवार से सटकर बैठ गई और घुटनों पर सिर रखकर रोने लगी। दूसरी तरफ एक बड़े और शानदार पैलेस में बहुत शोर शराबा और चहल पहल थी। पूरा पैलेस मेहमानों से भरा था और पूरी सिखावत फैमिली जोरों शोरों से शादी की तैयारी में जुटी थी। पैलेस बहुत ही खूबसूरती से फूलों और कर्टन से सजाया गया था। हॉल में एक बहुत बड़ा फूलों का मंडप बनाया गया था। वही एक रूम में लगभग 55 साल की एक औरत, जिनका नाम शशिकला था, वो बार बार किसी को कॉल लगा रही थी। उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उन्होंने एक रेड कलर का बनारसी साड़ी पहना हुआ था और बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। वो देखने में आज भी बहुत जवान और खूबसूरत थी। तभी वो परेशान होकर सोफे पर जाकर बैठ गई और फिर से कॉल लगाने लगी। शशिकला जी को इतना परेशान होता देख बेड पर टेक लगाकर बैठी एक बूढ़ी औरत, जिनका नाम किशोरी था, उन्होंने कहा, क्या हुआ बहू, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो और बार बार तुम किसे कॉल कर रही हो? शशिकला जी परेशान होकर बोली, देखिए ना माँ, विक्रांत फोन ही नहीं उठा रहा है। आज उसकी शादी है और वो अभी तक बैंकॉक से नहीं आया। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो कब तक यहाँ पहुँचेगा। कल ही उससे बात हुई थी, उसने कहा था कि वो टाइम पर आ जाएगा, लेकिन अब तो शादी का मुहूर्त भी नजदीक आ रहा है और अभी तक उसका अता पता ही नहीं है। उसकी जिद की वजह से हमने हल्दी और मेहंदी का फंक्शन भी नहीं किया, लेकिन उसे शादी के दिन तो टाइम से आ जाना चाहिए था। किशोरी जी बोली, बहू तुम विक्रांत को अच्छे से जानती हो कि वो अपने मर्जी का मालिक है। जब उसका मन होगा तभी आएगा। तुम्हारे यूं बार बार कॉल करने से वो जल्दी नहीं आ जाएगा, इसलिए तुम उसकी चिंता करना छोड़ो, दूसरे कामों पर ध्यान दो। वो वक्त पर आ जाएगा, अभी बहुत टाइम है। शशिकला जी परेशान होकर बोली, कैसे ना परेशान हो माँ, आज उसकी शादी है और वो किसी का फोन तक नहीं उठा रहा, टेंशन तो होगी ही ना। इतना बोलकर वो फिर से कॉल लगाने लगी। तभी दूसरी तरफ से कॉल उठा। शशिकला जी परेशान होकर पूछने लगी, कहाँ हो विक्रांत? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी है, फिर भी लेट क्यों कर रहे हो? वही विक्रांत कान से फोन लगाए कार की पैसेंजर सीट पर बैठा था। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसकी काली गहरी आंखें बहुत डेंजरस लग रही थी। विक्रांत दूसरी तरफ की आवाज सुनकर अपनी भारी आवाज में बोला, डोंट वरी मॉम, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। इतना बोलकर दूसरी तरफ की बात सुने बगैर ही उसने कॉल कट कर दिया। तभी अचानक ही एक झटके के साथ उसकी कार रुक गई। विक्रांत ने गुस्से में अपनी काली आंखों से कार ड्राइव कर रहे व्यांश को देखा। तभी व्यांश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी विक्रांत, कोई अचानक ही कार के सामने आ गया। उसकी बात सुनकर विक्रांत गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, व्यांश तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि विक्रांत सिंह सिखावत का टाइम बहुत कीमती है। ऐसे 2 टके के लोगों पर मेरा टाइम मत जाया किया करो। ये बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी। अगर किसी को मरने का इतना ही शौक है तो उसकी इच्छा पूरी कर देते, गाड़ी क्यों रोका? तभी उनकी कार के सामने बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। सारे लोग ड्राइवर को बाहर आने के लिए चिल्लाने लगे। व्यांश ने विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत सामने भीड़ की तरफ डिस्गस्टिंग नजरों से देख रहा था। उसने इरिटेट होकर कहा, इन गरीबों के मुंह पर पैसे मारो और मामला रफा दफा करो। इन जैसे 2 कौड़ी के लोगों को पैसे ऐंठने के लिए बस एक अमीर आदमी की गाड़ी ही दिखती है। Poor disgusting people। व्यांश कार से उतरा। वो सख्त एक्सप्रेशन से उस आदमी को देखने लगा जो उसकी कार के सामने आ गया था। उस आदमी का पैर टूट गया था। वो जमीन पर पैर पकड़े दर्द से कराह रहा था, जिसकी वजह से वहाँ खड़े सारे लोग व्यांश पर भड़के हुए थे। तभी भीड़ में से एक आदमी गुस्से में बोला, तुम अमीर हो तो क्या किसी को भी जान से मार दोगे? जब गाड़ी सही से नहीं चलानी आती तो इतनी महंगी गाड़ी लेकर निकलते ही क्यों? उसने इतना बोला ही था कि आगे के शब्द मुंह में ही रह गए,
क्योंकि व्यांश उस आदमी को अपनी डरावनी आंखों से घूर रहा था, जिससे कुछ लोग डर से 2 कदम पीछे हो गए। व्यांश भी विक्रांत की तरह ही गुस्से वाला था। वो बस कुछ लोगों के साथ ही काफी फ्रेंडली रहता था। तभी व्यांश ने अपने जेब से कुछ नोटों की गड्डियां निकाली और उस घायल आदमी के मुंह पर फेंकते हुए बोला, आई होप कि इतने पैसे काफी होंगे तुम्हारे लिए। इतना बोलकर वो पीछे मुड़ा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। लेकिन ये सब देखकर वहाँ खड़े लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। व्यांश कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि घायल आदमी दर्द से कराहते हुए बोला, क्या तुम पैसे देकर मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये पैसे लेकर तुम्हें जाने दूंगा? नहीं, मैं तुम्हें एक्सीडेंट के केस में जेल भेजवाऊंगा, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। उस घायल आदमी का साथ देते हुए एक औरत गुस्से में बोली, तुम्हारे पास पैसे हैं तो क्या तुम पैसों का घमंड दिखाओगे? तुम लोगों को क्या लगता है अमीर हो तो कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी जान से मार सकते हो? हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। तुम्हें इसके लिए सजा भुगतना भी पड़ेगा और इसके हॉस्पिटल का खर्चा भी देना पड़ेगा। व्यांश उसे गुस्से में घूरने लगा। तभी वहाँ मौजूद सारे लोग गुस्से में भड़कते हुए व्यांश पर चिल्लाने लगे। लेकिन अचानक ही पूरे रोड पर एकदम सन्नाटा छा गया, क्योंकि विक्रांत सिन्हा शेखावत, जो पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे रईस और पावरफुल आदमी था, वो अपनी कार से उतरा। उसका ऑरा बहुत काला था। उसके हाथ में एक गन थी जिसे वो लोड करते हुए उस घायल आदमी की तरफ बढ़ रहा था। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए माय बिलियनेयर किंग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।